नमस्कार। डोगरी हमारी मातृभाषा है, इसे सहेज कर रखना चाहिए। इसका प्रचार और प्रसार हमारा दायित्व बनता है। बहुत से लोग ऐसा कहा करते हैं, लेकिन कुछ लोग वाकई ऐसा किया भी करते हैं। उन्हीं में एक नाम है नरेंद्र भसीन जी का, जो एक जाने माने ब्रॉडकास्टर रहे हैं और साथ ही जाने माने डोगरी साहित्यकार भी हैं। सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब भी बचपन से ही मैं कहूँ तो आपका मेरा परिचय रहा है आवाज़ की दुनिया के माध्यम से, क्योंकि आप डोगरी के समाचार वाचक रहे हैं। तो डोगरी के समाचार वाचक रहते हुए और साहित्य सृजन करना, कोई सामंजस्य इसमें ज़्यादा बेहतर समझते हैं आप? मैं समझता हूँ राजू जी, क्योंकि समाचार पत्रकारिता का ही दूसरा नाम है जी। एक प्रिंट मीडिया है, दूसरा ब्रॉडकास्ट मीडिया है। बिल्कुल। वहाँ भी समाचार लिखे जाते हैं। हाँ, तो वो साहित्य ही है। साहित्य है, सही बात। जैसे आप कहानियाँ लिखते हो, हम भी कहते हैं ये स्टोरी बनाई है, ये बहुत बढ़िया बनी है। हाँ, उसकी सराहना भी होती है। बिल्कुल। कई बार मन को अच्छी लगती है, कई बार नहीं भी लगती है, और सीख सीख के उसमें सुधार करते जाते हैं, तभी परिपक्वता जीवन में आती है। तो जब तक मैं सर्विस में रहा, सेवा में रहा समाचार की, तो मैंने ज़्यादा ध्यान उसी ओर दिया। रुझान तो था, रुझान तो स्कूल कॉलेज के दिनों से था। शुरुआत आपकी कैसे हुई? कविता के माध्यम से, क्योंकि आपने कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी, निबंध भी लिखे, हाँ, और यात्रा लेख भी लिखे। ठीक है। और रंगमंच से भी आप वाबस्ता रहे हैं। ऐसा है, जब स्कूल में पढ़ते थे जी। तो उस वक्त जोश होता है थोड़ा, तो शुरुआत तो कविता से ही हुई। ज़्यादातर कविता ही ज़्यादा कविता से हुई। फिर कहानियाँ भी हम दोस्त एक दूसरे को सुनाते थे। जी। तो कुछ दोस्त मुझे उस वक्त स्टोरी टेलर भी कहते थे। अच्छा। फिर आगे चल के जब रुझान कविता की तरफ बढ़ा, तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल होते थे तेजराम खजूरिया जी। हाँ जी। एक आध काव्य प्रतियोगिता हुई। अच्छा। तो उन्होंने नाम दे दिया मुझे कविराज। अच्छा। मेरे कॉलेज के, स्कूल के अभी भी जो पुराने मित्र हैं, मुझे कविराज कह के ही पुकारते हैं। जी। ये नरेंद्र भसीन नाम मेरा जब मैं रेडियो में खबरें पढ़ने लगा तब से शुरू हुआ। जी। ये एक किस्म का दूसरा जन्म कह लो। हैं, जब विद्यार्थी जीवन में मेरा नाम कविराज के नाम से ही प्रचलित था, फिर नरेंद्र भसीन हुआ। तो बस यही है। उसके बाद कुछ लिखा, लेकिन वो छपा नहीं। अच्छा। या छपाया नहीं, क्योंकि एकाग्रता समाचार में रहती थी, तो उसी में चले। मैंने जो ये विधिवत तौर पर लेखन जो शुरू किया, ये सेवानिवृत्ति के बाद किया। अच्छा। 2007 में मैं अपनी सर्विस से सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन तब भी मेरी जो वहाँ आना जाना चलता रहा, क्योंकि उन्होंने एज ए कंसल्टेंट मुझे अपॉइंट कर लिया था, एज ए कॉन्ट्रैक्ट अफसर। हाँ, वो भी काफ़ी देर तक मैं चलता रहा। लेकिन तभी मुझे लिखना जो है मैंने शुरू कर दिया, ये लगभग 2010 में। उससे पहले आप लिखते रहे, लेकिन प्रकाशित नहीं हुए? प्रकाशित नहीं हुआ, और टामा बिरला लिखा। अच्छा। अच्छा। लेकिन वो व्यवस्था के हिसाब से नहीं लिखा। अच्छा। तो मैंने सबसे पहले यात्रा लेख संग्रह लिखा, क्योंकि अपने जीवन में मैंने यात्राएं बहुत की थी। पहले तो ध्यान नहीं आया, फिर मैंने कहा क्यों ना इन यात्रा की जो यादें हैं उन्हें संजो कर रखा जाए। तो फिर मैंने पहला जो लेख लिखा 2010 के आसपास, वो था अपने पूर्व की दिशा की ओर जो जगन्नाथ धाम है। अच्छा। उसके ऊपर धार्मिक यात्रा आपकी जो रही। तो सुरुई सर में अपने प्रद्युमन सिंह जी थे, स्वर्गीय प्रद्युमन सिंह जी, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने के बाद सम्मानित किया गया वहाँ पर। अच्छा। तो डोगरी संस्था के हम सब लोग साथी वहाँ उनके साथ वहाँ गए थे। तो वहाँ गीत संगीत का प्रोग्राम था, कुछ बच्चे गाने बजाने वाले थे, तो अभी वो ताल ठोक रहे थे, सही कर रहे थे। तो वीणा जी मेरे साथ बैठी थी, तो उनके आपने देखा है जो, तब तक वो सुनाइए। वीणा गुप्ता मैम। हाँ जी। वीणा गुप्ता जी। तो मैंने वो सुनाया, यात्रा लेख। गोस्वामी, ललित जी और सब मंगोत्रा साहब वगैरह, सब अच्छे जो क्रीम है हमारे डोगरी लेखों की, डोगरी साहित्य की जो क्रीम। हाँ। जिनका नाम सर ले रहे हैं वो डोगरी साहित्य की क्रीम है। वो बैठे थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया। अच्छा। उनके भाई तुम ये लिखा है,
एक कंटिन्यू रखो, एक मजमूआ बनाओ इस पर। क्योंकि आपके यात्रा लेख में सिर्फ निजी यात्रा नहीं है, उसमें साहित्यिक भी है। बहुत साहित्यिक है, पौराणिक है, ऐतिहासिक जानकारी है, और जो मेरा निजी अनुभव है, और उसके साथ साथ जो मैंने न्यूज़ की दुनिया में काम किया है, एक संपादक की दृष्टि से, एक समाचार वाचक और लेखक की लाभ दृष्टि आपको से, हुआ, वो है, वो मैंने उसमें सब डाला है। जी, उसमें सब रंग मिलेंगे आपको जी, जी, पढ़ने के लिए। तो वो फिर 2012 में मेरा पहला यात्रा लेख संग्रह है, 4 दिशाएं 4 धाम। 4 धाम, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संग्रह है वो, रिलीज हुआ। हाँ जी। तो उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। जी, जी। दूसरा मैंने जो लिखा वो जम्मू की जो आज से 60-70 साल पहले जो संस्कृति थी, रिवायत थी, परंपराएं थी, जो आज धूमिल होती जा रही हैं, मैंने कहा क्यों ना इसे सहेजा जाए। तो मैंने हमारा दायित्व भी बनता है। हाँ, मैंने लघु निबंध का एक मजमुआ निकाला। अच्छा, उसका नाम रखा सूची संभाल। सूची संभाल, हाँ, वाह क्या बात है। मधुर स्मृतियाँ। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें मैंने कोशिश की है कि जो मैंने बाल्यकाल से लेकर के जम्मू की जो झांकी देखी है, बिल्कुल, उसे प्रस्तुत करूं शब्दों में आपने पिरोया उसको। लेकिन मैं ये कहीं नहीं जोर डाला कि वो अच्छा था और ये आज के युग में नहीं, ये अपनाओ, नहीं। लेकिन आज की जनरेशन जो भूल चुकी है उस चीज़ को, उसके लिए मैंने याद ताज़ा कर दी है। उसको याद तो दिलाया आपने। जैसे एक ज़माना था, जैसे उसमें एक लेख है, कुथे गया चौड़ा कुथे गया चुड़वाल। क्या बात। जम्मू में पीर मिठे से शुरू होता था गांव का एक काफिला, उसको जो ग्वाले लेके चलते थे, तभी की जो वन संपदा है वहाँ चढ़ाने के लिए ले जाते थे। पानी वानी में वो विहार करके शाम को वापस आती थी। और जम्मू शहर के जो लोग थे, बाजार के दोनों तरफ खड़े होकर वो दृश्य देखते थे। वो देखने वाला एक दृश्य होता था जो दोबारा नहीं आएगा। आज तो शहर की हदों से बाहर निकाल दिया गया गोवंश सारा। तो उसमें है और भी हैं, उन सादे कुंड देने, फिर ये कुथे गए और ढूंढे पत्थर। सिर्फ ढूंढे पत्ते ही नहीं हुए, ये पलाश के और उसके ये बलूंगढ़ के जंगल ही खत्म हो गए, क्योंकि उनकी वो नहीं अहमियत ही नहीं रही। अहमियत नहीं रही हमारी नज़र में। अब फिर दोबारा लोग आ रहे हैं उसी पर, लेकिन एक वक्त के लिए वो खत्म ही हो गया। बिल्कुल। और रिवाइवल ठीक है, लेकिन इतनी तेजी से रिवाइवल भी नहीं हो पा रहा कि हम कहें कि हमें बड़ा गर्व है कि हम सांस्कृतिक विरासत की तरफ दोबारा जा रहे हैं। तो इसमें वक्त लगेगा अब। फिर राजू जी, ये तो थे सृजनात्मक साहित्य। बिल्कुल। फिर मैंने कहा जब तक फिक्शन का मसाला ना हो तो तब तक वो भी मज़ा नहीं आता। कल्पना को वैसी उड़ान मिल नहीं पाती। हाँ, तो मैंने कहानी संग्रह लिखा, आसें दा चन्न। आसें दा चन्न। इसमें 14 कहानियाँ शामिल थी। और ये भारत पाक के बीच में जो ये हमारे LOC पर जो खुले थे ना नाके, लोगों का आना जाना शुरू हुआ, उस पर आधारित ट्रेड भी हुआ। ये 2 मित्र आपस में मिलते हैं, ये उन पर आधारित कहानी है। और भी उसमें कहानी सम्मिलित हैं। चौथे नंबर पर फिर आके मैंने खंड काव्य निकाला। खंड काव्य क्या है कि उसमें थोड़ा से आस्थावान लोग भी हैं हमारे जम्मू में। बिल्कुल। तो उसमें श्रीमद् भागवत पुराण और स्कंद पुराण, इसका जो सिंथेसिस मैंने किया है, 2 अलग अलग किताबें हैं। वो कहानी श्रीमद् भागवत पुराण भगवान कृष्ण की कहानी है, और स्कंद पुराण मिला जुला मसाला है। उनमें से, उन दोनों में से जो कृष्ण कथा है उसको निकाल के जोड़ा है। और जो आज के दिन को अब जगन्नाथ भगवान बोलते हैं, इनका प्राचीन नाम है नील माधव। तो नील माधव के नाम से वो मैंने खंड काव्य लिखा, जिसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर के नील माधव के अस्तित्व में आने और एक कल्प तक रहने का पूरा किस्सा बताया गया है। तो आपने जो आपको कविता लिखने का शौक था, काव्य लिखने का शौक था, वो 2 धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से भी वो मैंने निभाया फिर इसमें किया है। लेकिन आपको शुरू में इसकी भूमिका लिखी है। शुरू में आपको रंगमंच की तरफ ही काफी रुझान था। हाँ, रंगमंच तो मैं, क्योंकि आप सनातन धर्म सभा, हाँ, है ना, उससे जुड़े रहे हैं। सनातन धर्म सभा शुरू में मैंने स्कूल से ही शुरू किया, फिर कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियों में रुझान रहा और भाग लेते रहे। मैं कॉलेज की जो कल्चरल क्लब थी उसका सेक्रेटरी था, जो डिबेटिंग सोसाइटी थी कॉलेज की, GGM साइंस कॉलेज की, उसका भी सेक्रेटरी था। आपको रेफरेंस में बात बड़ी है, आज के जो पूर्व हो गए तीरथ सिंह ठाकुर,
जो चीफ जस्टिस रहे भारत के, और मेरी और उनकी टीम होती थी। हम दिल्ली में गए हैं 3 बार। ठीक है, एक बार हम ट्रॉफी जीत के भी लाए। तो आप काफी एक्टिव थे फिर। हाँ, साहित्य में भी और कला संस्कृति जो भी रंगमंच में भी। रंगमंच में भी, और उसमें, और उन्हीं दिनों हम जो भी इन बड़े साहित्यकारों और कलाकारों से जुड़े, जिनमें नरसिंहदेव जम्वाल जी थे, ओपी शर्मा सारथी साहब थे, यश शर्मा जी थे, जिन्हें हमारे गीतों का राजकुमार कहा जाता है। हाँ, जिनसे हम रंगमंच की हमने पढ़ाई कह लो या जो है विद्या सीखी है। हाँ, एक लक्ष्मीनाथ शास्त्री जी, जिनका नाम मैं पीछे रह गया, एल.डी. शास्त्री। हाँ, एल.डी. शास्त्री रेडियो के, हाँ, रेडियो के और रंगमंच के बहुत अच्छे कलाकार रहे। वो स्कूल से हमारे अध्यापक थे, जिन्हें कहते हैं कर्मयोगी। उन्होंने ही मुझे दीवान मंदिर की जो श्री सनातन धर्म नाटक समाज की जो स्टेज थी उस पर लाया। अच्छा। तो एक एक्सटेम्पोर रोल किया गया। एक बड़ा मज़ेदार बात है, जो व्यक्ति मेघनाद का पाठ कर रहा था वो आया नहीं। अच्छा। तो उस घबराहट हो जाती है ना, आगे सीन आने वाला है, पर्दा उठेगा। और साथ में बहुत हजूम रहता था तब। तो मैं रामलीला देखने वालों का शागिर्द था, तो बेटा इधर आ, ऐसी पुआव मुड़े, कपड़े पाव सारे। तो वो उन्होंने मुझे डलवाए। रामायण मैंने जब 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने रामायण पढ़ ली थी। अच्छा। हाँ, तुलसी रामायण मेरे घर में थी और वो शौक था, वो पढ़ ली थी, माँ के संस्कार थे। वो डायलॉग बोल देंगे, मैं बोलता गया और निभाया। होती थी रामलीला में, तब प्रॉम्प्टिंग होती थी पीछे से। हाँ, तब प्रॉम्प्टिंग होती थी। लेकिन जो एक्सटेम्पोरी मुझे पता था, मैं बोलता गया, वो सब सीनियर कलाकार थे, उन्होंने संभाल लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे अगली बार लक्ष्मण का पाठ दिया। कई साल तक मैंने लक्ष्मण की भूमिका की। फिर जो कृष्ण लीला में होते थे वो भी मुख्य भूमिकाएं की। कई क्लब के और नाटक जो होते थे उनमें भी भाग लिया। तो इस तरह से एक लंबे अरसे उससे जुड़े। फिर फ्रेंड्स क्लब के साथ, जो सिर्फ डोगरी नाटक करती थी। अच्छा। हैं, डोगरी के प्रति रुझान आपका बचपन से? हाँ, रुझान तो बचपन में था। तो वो भी नाटक करते रहे। फिर जो उन्होंने मेन जो भूमिकाएं थी नायक की, मंडलीक, राजा मंडलीक जो नाटक था, उसमें मंडलीक का भूमिका की मैंने। अच्छा। फिर नरेंद्र खजूरिया जी का था वो टोंदियाँ कंधा, उसमें मैंने जो अजय बाबू, अच्छा, मेन कैरेक्टर जो है उसका की। प्रदुमन सिंह जी भी थे उसमें। अच्छा। इस तरह से काफिला चल पड़ा। फिर किया, जब मैं दिल्ली में गया तो वहाँ भी जो वहाँ के जो ड्रामेटिक क्लब थे उनके साथ जुड़ाव रहा। एक आध संस्कृत नाटक में भी हमने भाग लिया। अच्छा। इतनी मुझे संस्कृत आती नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत था उसमें भी किया कई लोगों के साथ। तो ये वाबस्तगी चलती रही है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई तो उस वक़्त उन्होंने उस लोगों को बुलाया जो रेडियो से जुड़े थे। अच्छा। मैं रेडियो के जो यूथ प्रोग्राम था उससे जुड़ा हुआ था, टॉक्स वगैरह में बुलाते थे मुझे। बीइंग डिबेटर, उनकी नज़र थी मेरे पर। अच्छा। तो उस वक्त के जो डायरेक्टर थे विद्याभूषण अग्रवाल जी, अच्छा, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा हम रेडियो की न्यूज़ शुरू कर दी है हमने, यहाँ ठाकुर पुंछी साहब आए हैं चीफ एडिटर, आप उनसे जाके मिल लो। ठाकुर पुंछी भी रेडियो नाटक में एक बहुत बड़ा नाम है। हाँ, बहुत बड़ा, उर्दू लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम था सारा। वो ऑल इन वन थे एक किस्म के। तो बड़े बड़े जो लेखक थे उनके पैर छूते थे। मधुकर जी को हम कितना मानते हैं, लेकिन मधुकर जी जब भी मैंने देखा ठाकुर साहब के आए तो घुटने से नीचे पाँव तक हाथ लगाते थे। बड़ा प्रेम था उन लोगों का। जब कभी दिल्ली जाते उनसे मिलते तो मुझे उन ठाकुर साहब के पास भेजा। दिसंबर का महीना था, तो वो धूप सेक रहे थे, बुलेटिन हो चुका था, कुछ दिख रहे थे, एक टेबल रखा था आगे। तो मैं गया, मैंने नमस्ते किया। तो मैंने वो जो ब्लेजर डाला हुआ था, सेक्रेटरी GGM साइंस कॉलेज डिबेटिंग सोसाइटी, तो ऐसे नीचे से ऊपर तक उन्होंने देखा कि तू डिबेट करना। हाँ जी। मैं कहा ऐसा कर, मुझे तेरे में स्पार्क नज़र आ रही है। अच्छा। तेरे को मैं कैजुअल में नहीं लूँगा इधर। अच्छा। तू घर जाके प्रैक्टिस कर, अनुवाद का अभ्यास कर। अच्छा। और किसी अच्छे राइटर की किताब लेके डोगरी के वो सस्वर उसको पढ़, ऊंचा ऊंचा। तो वो जब हम परमानेंट लेंगे तो उसका अप्लाई करना, तो फिर हम देखेंगे। सही बात है। मैं चाहता हूँ तो वहाँ कम्पीट करे। जी जी। बस मैं फिर वापस नहीं आया। अगले साल पोस्ट निकली, मैंने अप्लाई कर दिया था। तो ये उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। 80 कैंडिडेट थे और बड़े बड़े दिग्गज थे उस वक़्त के। अच्छा। अपने बाद में जो स्टेशन डायरेक्टर भी बने, भुवनपति थे। अच्छा, भुवनपति शर्मा, अपने अशोक जेरत थे और काफ़ी थे। अच्छा। हमारे साथी जो डायरेक्टर तक बने बाद में जाके।
तो एक मेरा नंबर आ गया, एक लाजा जी का नंबर, लाजा मनहास। हम दो पहले न्यूज़ रीडर थे यहाँ पर जो जम्मू स्टेशन पे आए। अच्छा, तो शुरुआत आपसे हुई? शुरुआत हमसे हुई, क्योंकि आपकी आवाज़ से सारे जाने पहचाने हैं। लज्जा मनहास जी हो गए, जैसे आप हो गए, उसके बाद छत्रपाल जी भी। हमारे बाद छत्रपाल 2-4 सालों के बाद छत्रपाल जी भी आ गए। तो चूँकि पोस्टें दो ही थी, छत्रपाल तो बहुत विद्वान और लेखक भी थे, डोगरी के बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं छत्रपाल जी। तो बस ये सफ़र चलता गया। फिर 1981 तक मैं यहाँ रहा हूँ जम्मू में। फिर मेरी तब्दीली हो गई दिल्ली में, समाचार सेवा प्रभाग डोगरी विभाग में। तो वहाँ मैं रहा, वहाँ मैं इंचार्ज भी रहा डोगरी न्यूज़ का। फिर 1999 में फिर यहाँ आ गया, तो फिर रिटायरमेंट तक मैं यहाँ रहा। अब 2017-18 तक मैं न्यूज़ पढ़ता ही रहा हूँ। तो ब्रॉडकास्टर के साथ आपने एक और विशेष कार्य किया है, समाज सेवा का, उससे भी आप बड़ी शिद्दत के साथ जुड़े रहे हैं। हाँ, ये भी कह लीजिए, क्योंकि जहाँ जो गांधी स्मारक निधि थी, मैं उसके साथ जुड़ा, हरिजन सेवक संघ, गांधी स्मारक निधि। तो जो बड़े नाम थे उस वक़्त के, उनके साथ भी निर्मला देशपांडे जी थी। अच्छा। ये अच्युत भाई मेनन थे और काफ़ी लोग थे, एस.के. बजाज थे, उनके साथ काम किया। और जो गांधी सैनिटरी जो ईयर था, उसमें उन्होंने मुझे रजत पदक के साथ सम्मानित भी किया। अच्छा। ऑल इंडिया गांधी स्मारक निधि ने। और यहाँ पर हरिजन सेवक संघ का ऑल इंडिया का अधिवेशन हुआ था। अच्छा। उसमें यूथ का जो युवा उसमें वॉलंटियर थे, उनका कन्वीनर मैं था। अच्छा। तो हमने पूरी शिद्दत के साथ प्रबंध किए और सेवा दी लोगों को, जो काफ़ी संतुष्ट होकर यहाँ से गए। देश के कई भागों से लोग आए हुए थे। तो रंगमंच की बात कर रहा था मैं, एक बात रह गई, क्योंकि कल्चरल अकादमी ने 1 महीने की वर्कशॉप करवाई थी फरवरी 1970 में। अच्छा। उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। अलकाजी उस वक्त नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर हुआ करते थे। अलकाजी जी को तो रंगमंच का पितामह कहा जाता है। पितामह कहा जाता है, इब्राहिम अलकाजी। उनका नाम है एक साहित्य। एक हफ्ता भर कम से कम वो यहाँ रहे। उनके साथ एक तपन बोस थे और थे। रंगमंच की जो वेशभूषा सिखाई। दूसरा एक नाटक हमने खेला था, आधे अधूरे। अच्छा। जिसमें कवि रतन जी और केमू साहब थे कश्मीर के, वो भी बड़ा मोतीलाल केमू जी। मोतीलाल केमू जी, बड़ा नाम था रंगमंच में, लोक कलाओं में। कवि रतन जी को भी तो जम्मू रंगमंच का पितामह कहा जाता है। फिर कवि रतन जी के साथ हमने कई छोटी मोटी वर्कशॉप भी की। अच्छा। कि अपने प्रीतम कटोच, सारे साथी उस वक्त के हमारे साथ चलने वाले थे। वो बहुत आनंद था। वो एक वातावरण ऐसा था जम्मू में, उस वक्त रंगमंच की तरफ बहुत रुझान था। साहित्यिक वातावरण भी था, रंगमंच का वातावरण भी था, कला की कोई भी विधा हो उसके प्रति लोगों का समर्पण भी था। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि या समझना चाहूँगा, जैसे जब आप न्यूज़ ब्रॉडकास्ट किया करते थे समाचार वाचक के तौर पे, या फिर आपके कंटेम्पररी जो भी लोग न्यूज़ पढ़ा करते थे, तब एक क्रेज़ हुआ करता था न्यूज़ रीडर का, क्योंकि आप लोग ऐसे न्यूज़ पढ़ा करते थे जो बहुत प्रभाव डालती थी श्रोताओं पर। ठीक बात है। क्या बात है कि आज वही न्यूज़, मसाला तो वही है, न्यूज़ भी वही है, और मुझे लगता है अब तो न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से परिदृश्य हैं, राजनीतिक हैं, सामाजिक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, तो न्यूज़ बहुत आगे चली गई है, लेकिन समाचार वाचक पिछड़ गए हैं। ठीक बात है। मैं आपको बताता हूँ, उसकी वजह 2 हैं जी। उस वक़्त न्यूज़ रीडर जो कई समझा जाता था किसी कंपनी का सेल्समैन है। कंपनी ने बड़ी अच्छी चीज़, कोई पकवान बना के रखी है, बेचनी है, लेकिन अगर सेल्समैन रद्दी है तो वो सब गुड़ जो है गोबर हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए न्यूज़ रीडर की तरफ ध्यान दिया जाता था। मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिल्ली में मैंने देवकीनंदन पांडे जी, अशोक वाजपेयी जी हैं, रामानुज प्रसाद सिंह, इन विनोद कश्यप, इंदु वाही, इन लोगों के साथ, ये हमारी डोगरी यूनिट थे, ये हिंदी वाले थे। उनकी आवाज़ में क्या दम था। और इंग्लिश में थे, हैं, मेरोल डिमेलो उस वक्त रिटायर हुए थे जब मैं गया था। तो बाद में और भी वो बंगाली के कुछ लोग थे, लेकिन बहुत बढ़िया। और उनकी इज्जत मैं बताऊं आपको, जो उनके साथ एक स्पेशल डेस्क लगता था न्यूज़ रूम में। अच्छा। इंग्लिश वालों का, तो वो जो वहाँ बैठते थे तो उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा। एक क्लास 4 उनके पास होता था,
उनकी हर हाव भाव देखना, क्या चाहिए मैडम, क्या चाहिए सर, ठीक है। और जो उनका इंचार्ज होता था न्यूज़ रीडर्स का, उसका स्पेशल कमरा होता था। जैसे उस वक्त जॉइंट डायरेक्टर होते थे, आज वो पोस्ट एडीजी की है, अच्छा, नॉमेनक्लेचर बदल गया। उस लेवल पर मान दिया जाता था। जब न्यूज़ पढ़ने जाते थे तो एडिटर उठा के जाता था, न्यूज़ रीडर ऐसे चल के जाता था। उसे कंसंट्रेट करना था पूरा बिल्कुल, उसे यह है उसका ध्यान ना बट जाए, उसका कोई मूड ना खराब हो जाए, लाइव जाना है, क्योंकि लाइव वो उसने डिलीवर करना है। बिल्कुल, ये चीज़ थी। और वो लोग जानने वाले थे। और हम लोग जो रिटायर्ड हुए न्यूज़ रीडर, जी जी हम ये आज के सीनियर ग्रेड स्टेशन डायरेक्टर कह लो या एडीजी कह लो, जैसे विजय वगैरह हुए अभी, तो गस्टेड पोस्ट में थी, क्लास 1 अफसर थे। अब डिपार्टमेंटल क्या हुआ, जेलसी हुई, क्या हुई कि इनको साइडलाइन कर दिया। अच्छा, तो वो जो एडिटोरियल स्टाफ है वो कहते हैं हम प्रोफेशनल हैं, तो ये कर दिए कॉन्ट्रैक्चुअल। अब कॉन्ट्रैक्चुअल का गला तो हर वक्त दूसरे के हाथ में होता है। तो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल को वैसे साल भी का कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसी को 2 साल का तो दिया। कॉन्ट्रैक्चुअल ज़्यादा फिर डेडिकेटेड भी नहीं होता, क्योंकि कैसे होगा? नहीं तो नहीं सही, कैसे होगा? कुछ कोई और लोग फील्ड जो आए, अपनी जवानी खत्म हो रही थी, वो आए वहाँ देखे, वो निकाल दिए गए 4 साल 5 साल के बाद। अब वो दरबदर हो रहे हैं, या कहीं कैजुअल चले जाएंगे, उससे थोड़ा उसका परिवार पलेगा कोई। परमानेंट। जब तक हम उन्हें सम्मान न देंगे वो चीज़ नहीं होगी। और बाकी एक जो आपने कही, उस वक्त जो लाइक करते थे लोग, वो क्या था कि उस वक्त रेडियो का राज था माध्यम पर, बिल्कुल, ब्रॉडकास्ट माध्यम जो था, तो और कोई साधन नहीं थे। लोग रेडियो की न्यूज़ सुनते थे। बाद में दूरदर्शन आया, लेकिन दूरदर्शन का भी सेटअप उस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं था जितना रेडियो का था, सिग्नल नहीं होते थे। तो रेडियो बहुत डिलीवर करता था, लोग प्यार से सुनते थे। हम देखते थे, जब हमारे में से किसी एक दूसरा पढ़ रहा होता था, हमारी छुट्टी हो जाती थी, तो हम बाहर निकलते थे, तो ये आप कह दो जो सैलून आज के बार्बर की दुकान हुई, चाय वाली दुकान, पान वाले की दुकान, सभी जगह रेडियो वहाँ लोग खड़े होते थे, न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ आ रही है, आओ भाई। तो ये चीज़ें थी। तो देव की नंद पांडे या हमारे एक रीजन में, हम कहीं दूर दराज के इलाके में चले जाते हैं तो अभी आज भी आवाज़ से पहचान देते हैं। मैं आपको एक छोटी बात बताऊं, एक तो गया था उधमपुर, देवका के किनारे किसी का आदमदारी हुई थी उधमपुर में, तो वो मैं जब पहुंचा तो वो होके चले जा चुके थे संस्कार करके। अब मैंने आपको कहा ना थोड़ी प्रॉब्लम, ढक्की चढ़नी थी वो, तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा वो फलानी लंबी गली है, ढक्की चढ़ के आप जाओगे तो वहाँ पहुँच जाओगे। तो मैंने ऐसा पूछा ही, तो कहना आप वो नरेंद्र वसीम तो नहीं हो? आवाज़ से पहचाना, आवाज़ से पहचान गया मैं हूँ। तो फिर उसने मेरी बाँह पकड़ ली, सारी ढक्की बड़े आराम से चढ़ा दी, उनका घर के आगे जाके छोड़ा है। ये इम्पैक्ट था। बिल्कुल। तो हम खुद भी गदगद होते हैं, क्योंकि हमारा तो काम था, लेकिन लोगों के मनों में हम बसे हुए हैं। तो जाते जाते सर, आप कोई कविता जो आपका बचपन से शौक रहा है कविता लिखने का? चलो कुछ दिखा देता हूँ। चलो जो निकलती है वही पढ़ देता हूँ। अच्छा, एक छोटा है, मन बामरा। अच्छा, मेरा रुझान डोगरी में है। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो मनेगी में शन लाई रखो कुसै ने कुसै कम्मै च, कीजे बेला मन बामरा होंदा घर शैतानी दा। क्या बात है। जीवन जेकर जीना है पर जियो गंभीरता करना है, थोड़े कश समा बड़ा है घट ते गिणिया मिथ्या है, लक्ष्य भी है चुनौती भरिया आत्मा की उन्नति का, जेकर भटकते रहोगे लापरवाही ने तो पिछू पछताना पै सकता है। हालत होर भी माड़े हो सकते, दुख कसाले भी जीवन च वधी सकते, जेकर रह गए बिंद धीरज ते आस तुस आपू अपने पैरें खड़ोई सके। दुए जेकर तुपदे न दुनियावी सुख तुस राम रतन धन तुपदे रवो, मन शीतलाइए कर्म करो फले की चिंता छोड़ी उड़ो। दुए तुंदे ने के कर देन यदी फिक्र तजी दिओ, हर वेले आत्मा की उन्नति लई तने मने थमा जतन करते रवो। ये तत्थ जे तुसें समझी लिया, मनो एक बड़ा रहस्य पाई लिया, निम्रता सहजता करुणा दया गुण ये चार आत्म अनुभूति दे, पहले बस्से च करो मन अपना फीसदे रो आचरण जीवन दा, कि जे इंद्रियां दे घोड़े की लगाम रौंदी सदा मने दे हत्थें च। क्या बात है।
मन जिन्ने काबू कर लेता, समझो उन जीवन सफल बनाई लेता। आत्मा परमात्मा दे भेत की समझी, रास्ता सीधा मोक्ष दा पकड़ी लेता। वाह, क्या बात है सर। उम्मीद करेंगे जो आपने कविता के माध्यम से भी प्रेरक शब्द कहे हैं, हाँ जी, तो हमारे दर्शक श्रोता उन पर अमल भी करेंगे। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, एक्सेलसियर का भी धन्यवाद। और मैं इस मौके पर श्रद्धांजलि देता चलूँ अपने प्रिय मित्र सहदेव रोमेत्रा जी को, क्योंकि उनका बहुत लंबा साथ रहा हमारे साथ। जब उनके आरंभिक दिन थे एक्सेलसियर के, तो उनकी उस दौड़ में हम उनके साथ साथ थे। कई बार उधर से निकलते थे कि नरेंद्र यार ले जाएं, ये 40-50 दोस्तों ने दे देना सारा। वहाँ से उन्होंने सफ़र शुरू किया कि आज जो बरगद का वृक्ष बना है, मुझे बड़ी खुशी होती है। उनके बच्चों को भी मेरा आशीर्वाद और सद्भावना। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी नरेंद्र भसीन जी से। उन्होंने कहा कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और अपने साहित्य सृजन में भी हमें अपना दायित्व निभाते हुए अपनी भाषा, अपनी सांस्कृतिक विरासत को लक्ष्य रखना चाहिए। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।